यस, कल कुछ डिस्कशन करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड हमारा एक बार रिकैप कर लेते हुए थे तो कुछ पढ़ा नहीं था। ऐसे ही मैंने बताया था, लॉ के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ सोसाइटी को गवर्न करने के लिए और बिजनेस को गवर्न करने के लिए होता है। सिविल लॉ के अंदर एक ब्रांच होती है जिसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू लॉ, है ना। तो सरकार को देश चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। वो कहां से आएगा, टैक्सेस से, है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। तो सब टैक्सेस के लिए सरकार ने बनाए हैं रेवेन्यू लॉ, एंड रेवेन्यू लॉ आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। इनडायरेक्ट टैक्स लॉस निखिल सर आई एम गोइंग टू हैंडल द डायरेक्ट टैक्स लॉस। एंड वो एक होता है इनकम टैक्स, जिसमें लाइबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पे होता है, तो वो टैक्स लॉ क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स लॉ कहलाता है। लॉ बनाने का पावर कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। लॉ बनाता कौन है, पार्लियामेंट। कैसे बनाते हैं, बिल वगैरह पास करके। एंड चलाने का काम, लॉ को फॉलो करवाने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मोदी जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रखी है, डेलीगेट कर रखी है। किसको डेलीगेट कर रखी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी हेल्प के लिए एक बॉडी बनाई है, वो बॉडी क्या कहलाती है, सीबीडीटी। और सीबीडीटी के अंदर कितने पर्सन्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, और एक क्या होता है, चेयरपर्सन होता है। और सीबीडीटी के अंदर क्या आता है दोस्तों, ऑफिसर्स की आर्मी। उसको हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके, है ना। ठीक है, तो ये थी आपकी कल तक की कहानी। अब दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंने कहा था कि कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, 18। और सीबीडीटी के बारे में एक बात और याद रखना, सीबीडीटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है ना, जो स्पेशल एक्ट से क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 18 रीजन में डिवाइडेड है, देश को 18 भागों में बांटा गया है। एंड आपको पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, जो हेड होता है वो होता है पीसीसीआईटी करके। पीसीसीआईटी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो हु इज द हेड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो कौन होगा, पीसीसीआईटी। पीसीसीआईटी के जो नीचे वाली रैंक का ऑफिसर होता है ना, पीसीसीआईटी से जो नीचे वाली रैंक का ऑफिसर होता है वो होता है सीसीआईटी। सीसीआईटी इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर सीसीआईटी से जो नीचे होता है ना, वो होता है पीसीआईटी। पीसीआईटी कौन होता है पता है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पीसीआईटी कौन होता है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन हो गया, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन हो गया, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन हो गया, प्रिंसिपल कमिश्नर। चीफ हट गया, प्रिंसिपल कमिश्नर। प्रिंसिपल कमिश्नर से नीचे कौन होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से नीचे जो होता है वो होता है जेसीआईटी। जेसीआईटी का मतलब होता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, है ना, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जॉइंट कमिश्नर के नीचे जो होता है एसीआईटी, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ। आईटीओ के नीचे होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नीचे होता है नहीं, यहां सब इंस्पेक्टर करके ऐसा नहीं है, अदर स्टाफ्स बोल देता हूं मैं। अदर स्टाफ में पियून, जो बाबू वगैरह जिसको अपन बोलते हैं ना वो, और जो ये ऑफिसर्स के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो दिस इज दी हायरार्की। ये इनकम टैक्स की दोस्तों क्या है, हायरार्की है डिपार्टमेंट की। तो जो लोएस्ट रैंक अदर स्टाफ को छोड़ते हैं, सबसे नीचे कौन आता है, इंस्पेक्टर। अब ध्यान से सुनना, इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स कमिश्नर। कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल कमिश्नर। प्रिंसिपल कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। Principal Chief Commissioner is responsible towards CBDT. CBDT is responsible towards Finance Ministry. Finance Ministry is responsible towards Central Government. Central Government is responsible in the Parliament, and Parliament is responsible in the eyes of Constitution. इस तरीके से चीजें क्या करती है, वर्क करती है। देखो, आपने कभी सुना होगा कि इनकम टैक्स से बुलावा आता है,
आरसीसी को चेक करने के लिए तेरी इनकम चेक करते तू सही से बता रहा है नहीं बता रहा है, तो वो कौन बंदा है जो आपको नोटिसेस भेजता है पता है? कौन होता है वो? एसीआईटी। बड़े केसेस को कौन हैंडल करता है? जेसीआईटी, है ना। तो आप देखोगे तो जो असेसमेंट, असेसमेंट मतलब क्या होता है? लोगों की इनकम की क्या करना, चेकिंग करना, उसके लिए वो काम जो करता है वो कौन करता है? ये बंदा एसीआईटी। या फिर कौन होता है? जेसीआईटी। तो सर बाकी के लोग क्या करते हैं? बाकी के लोग है ना, से जेसीआईटी के ऊपर कौन है? सीआईटी। सीआईटी ये काम करता है कि जेसीआईटी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कौन चेक करेगा? सीआईटी। फिर पीसीआईटी क्या करेगा? सीआईटी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सीसीआईटी का काम क्या होगा कि पीसीआई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सबसे हाईएस्ट पे कौन होता है? पीसीसीआईटी। जो सीसीआईटीज है इंडिया के अंदर वो ढंग से काम करते हैं या नहीं करते, वो कौन चेक करता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तो एक्चुअल वर्किंग, एक्चुअल जो नोटिसेस वगैरह होते हैं वो कौन भेजता है? आपका एसीआईटी या फिर कौन होते हैं? जेसीआईटी। इनको कहते हैं असेसमेंट ऑफिसर। जो आपकी इनकम की चेकिंग करते हैं उनको कौन से ऑफिसर्स कहते हैं? असेसमेंट ऑफिसर। सर डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखा हो ना, ये सब लिखवाया जाएगा टाइम आने पर। एक आइडिया, तो मैं बोलूंगा कभी नोटिस आया है तो आपको पता होना चाहिए नोटिस कौन भेज रहा है, कौन सीबीडीटी नोटिस भेजती है कि कौन नोटिस भेजता है, कि कौन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने वाले ये दो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। असेसमेंट मतलब चेकिंग। एग्जामिनेशन को यहां पर इनकम टैक्स की भाषा में क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। और जो असेसमेंट करता है वो क्या करता है? असेसमेंट ऑफिसर कहलाता है। जो असेसमेंट करता है वो असेसमेंट ऑफिसर कहलाता है। नाउ बच्चों, असेसमेंट ऑफिसर का नोटिस आया, मैं गया एग्जामिनेशन करवाने के लिए, वो बोलते कि सर आपने टैक्स भरा है 20,000 रुपए का, आपका टैक्स तो 25,000, सॉरी आपका टैक्स जो बनता है 2.5 लाख का बनता है। मैं बोलता हूं नहीं 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 नहीं, मेरा टैक्स तो कितने का बनता है? 20,000 का। बात तो उनकी माननी पड़ेगी। अब उनने जो जजमेंट दे दिया उसका मुझे ऑब्जेक्शन लेना है, मैं कहां जाऊं? सीए के पास? नहीं नहीं, सीए के पास तो ठीक है, अल्टीमेटली सीए भी तो जाएगा, सीए भी तो जाएगा, सीए भी तो जाएगा। सीए किसके पास जाएगा? उनने कहा कोर्ट, आप कह रहे हो एनसीएलटी, है ना, आप कह रहे हो एनसीएलटी, और आप क्या कह रहे हो बॉस? सीसीटी करके ऐसा कुछ कह रहे हो। और ऑनलाइन में से कोई कुछ कहना चाहता है? आपके साथ नाइंसाफी हो रही है यार, कहां जाए? आप बोलोगे सीए के पास जाएंगे, तो भाई सीए आपको रिप्रेजेंट करेगा, तो सीए आपको लेके कहां जाएगा? अरे यार कौन है भाई सीए? अभी रोहित सर की क्लास थी क्या इसके पहले? हा? नहीं नहीं भाई, सीएस, भाई सीएस अपने पास आते, अपन थोड़ी जाते सीएस के पास। अच्छा नहीं नहीं, लॉ पर आते, इनकम टैक्स अपन पढ़ते हैं। अब से ज्यादा इनकम टैक्स कौन पढ़ेगा? वो भी नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, एक हायरार्की है, वो सिस्टम आपके साथ गलत हो रहा है ना, आपके साथ गलत हो रहा है ना, आप कहां जाओ पता है? आप जाओ सीआईटी के पास। किसके पास जाओ? सीआईटी के पास। आपके साथ गलत होता है ना, ये आपके जूनियर ऑफिसर हमारे साथ गलत कर रही है, जेसीआईटी गलत कर रहा है, मेरे साथ एसीआईटी गलत कर रहा है, तो किसके पास जाओगे पता है? सीआईटी के पास। सीआईटी, सीआईटी कौन सा मतलब है? अपील्स। एक सीआईटी अलग बैठा होता है जो लोगों की अपील्स को क्या करता है? सुनता है। तो आप सीधा कोर्ट नहीं जाते बॉस, अपन पता चला कुछ गलत हो रहा है सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच गए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक मैकेनिज्म है। अगर कुछ गलत होता है तो पहले कहां जाओगे? सीआईटी अपील्स के पास। सीआईटी अपील। अब सीआईटी अपील बोलता है जो ये ऑफिसर्स बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे, तू ही गलत बोल रहा था। अब आप बोलोगे मैं सीआईटी अपील्स को ही फोड़ूंगा, मैं कहीं आगे जाऊंगा, ये दोनों सब गलत है, ये जेसीआईटी गलत है, एसीआईटी गलत है, ये सब बावले, इनको समझ ही नहीं आता क्या है इनकम टैक्स, मेरे को ज्यादा समझ है। अब कहां जाएंगे? सीआईटी अपील्स ने आपकी बात नहीं मानी तो आप अपनी नेक्स्ट अपील फाइल कर सकते हो आईटीएटी को, दैट इज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। किस कहां पे कर सकते हैं? इनकम टैक्स अपीलेट। आप जो ट्रिब्यूनल बोल रहे थे, एनसीएलटी तो किसका हो गया? वो लॉ मैटर्स को हैंडल करता है। इनकम टैक्स का अपना खुद का अपना पीसीआईटी, अरे पीसीआईटी के पास नहीं जाएंगे, सीआईटी के पास चले गए ना, सीआईटी के पास चले गए, उसने आपकी बात नहीं मानी ना, अब किसके पास जाओ? आईटीएटी के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बोलता है कि सब सारे ऑफिसर्स हैं, ये जो सीआईटी है ना वो सही है। अब बोलोगे यार ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे,
अब मैं कहां जाऊंगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी बोला वो सब लोग सही है, तू गलत है। कहां जाओगे? लेकिन है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं जा सकते बच्चों, छोटे मोटे केस लेके, ठीक है ना। अच्छा कोई सब्सटेंशियल मैटर हो तो कहां जाते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नहीं तो वो आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर देंगे, आए मत हमारे पास, बहुत पहले ही बहुत केस पड़े हुए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि ये सब लोग सही बोल रहे थे, घर जाओ लिटरली। उसके बाद तो ऑप्शन ही क्या है आपके पास? घर जाने का। कोई फांसी की सजा तो मिलने नहीं वाली कि प्रेसिडेंट के पास जाकर आप क्या करोगे, फांसी की सजा माफ करवा लोगे। घर जाओ, तुम ही बेवकूफ हो क्योंकि तुम किसी की बात मानने के लिए रेडी नहीं हो। ये जुडिशरी होती है, ये क्या होता है? न्याय पाने का तरीका है इनकम टैक्स के अंदर। पहले कहां जाना पड़ेगा? आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते किसके अंदर? आईटीएटी के अंदर। फर्स्ट अपील किसके पास जाती है? सीआईटी के पास। सेकंड अपील किसके पास जाती है? आईटीएटी के पास। थर्ड अपील किसके पास जाती है? हाई कोर्ट के पास। एंड उसके बाद कहां जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, तो एक हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया, ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझा, सीबीडीटी वगैरह समझा, लॉ बनाने का पावर कहां से आता है वो हमने समझा। एंड आपको न्याय पाना है तो इस तरीके से ये सारा सब, सीआईटी अपील्स के पास कैसे जाते हैं, कौन सा फॉर्म भरते हैं, आईटीएटी के पास जाने का तरीका क्या होता है, हाई कोर्ट में जाने का तरीका क्या होता है, वहां जाते हैं तो किस तरीके से आपके मैटर की सुनवाई होती है, सारा मैटर सीए फाइनल का है। ये सारा मैटर कहां का है? सीए फाइनल का है। या नहीं, बस एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया मैंने कि हाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जुडिशरी है, इसके बारे में थोड़ा आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अब हम चालू करते हैं अपना एक्चुअल सिलेबस। आज से निकाल लीजिए बच्चों कॉपी, निकाल लीजिए कॉपी भैया। अब चालू होने वाला है खेला। टेम्पलेट, विच इज बेटर? माय टेम्पलेट्स में जाता हूं। ठीक है साहब, अब इनकम टैक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, इनकम टैक्स में होती क्या क्या चीज है, हम वो देखते हैं साहब। दोस्तों इनकम टैक्स में जो सबसे फर्स्ट चीज होती है ना, वो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 करके। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको क्या होगा? पढ़ना होगा। एक्ट जो होता है, एक्ट में हमें पढ़ने क्या होते हैं? देखो पूरा एक्ट एक पैराग्राफ में तो नहीं लिखा हुआ है, एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उस एक्ट को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस है? एक्ट में आपको क्या पढ़ने होते हैं? सेक्शंस। एंड इनकम टैक्स में ज्यादा सेक्शंस नहीं है, 298 सेक्शंस है बस। कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस है यहां पर। ओके सॉरी यार, ये ओके, इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस है? ओनली 298 सेक्शंस है। तो सर क्या सारे सेक्शंस हमारे लेवल पर पढ़ने हैं? नहीं, थोड़े आपको यहां लेवल पर पढ़ने हैं, मतलब आधे आप मान लीजिए आपको कहां पढ़ने हैं, यहां पे। बचे हुए आधे कहां पढ़ने हैं आपको? सीए फाइनल के अंदर। 298 सिर्फ बोलने के सेक्शन पे। जब हम सबसेक्शंस वगैरह की बात करेंगे, क्लॉजेस वगैरह की बात करेंगे दोस्तों, तो फिर ये बहुत भयंकर है। जैसे मैं बात करूं, एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, एक सेक्शन 80 करके सेक्शन है। तो सेक्शन 80 करके जो सेक्शन है उसमें 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD1, 80CCD2, 80JJAA, 80QQB, RRB, TTA, TTB, GGB, GGC, ऐसे करके क्या होंगे? बहुत सारे सेक्शंस हो जाते हैं, सब सेक्शंस जो बनते हैं। तो मेरे हिसाब से 800 से 900 सेक्शंस है इनकम टैक्स के अंदर।
तो उसके आधे कर लीजिए आप। तो इतने तो आपको पढ़ने पड़ेंगे भैया, इतने सेक्शन सब सेक्शन तो आपको क्या करने हैं इंटर लेवल पर पढ़ने में। आपको पहले ही कहा है मेरे सब्जेक्ट के लिए आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट 50 नंबर का होना ही नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में कितने मार्क्स का होना चाहिए। सो लेकिन ये इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत थोड़ा सा लेंथी है, लोगों को बस याद रखने की प्रॉब्लम है। आप याद रखने का टेंशन ना लो, याद मैं करवा दूंगा। अगर आप रेगुलरली मेरे साथ पढ़ोगे ना, आपको कभी भूलने वाली प्रॉब्लम है, आपको याद ही नहीं हो रहा है ऐसा मुझको बोलोगे ही नहीं। आप बस रेगुलर स्टडी करना, ये वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा कि भैया अकाउंट के 10 सम सॉल्व कर दिए, निखिल सर आए 2-4 कॉस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने कर लिया, लॉजिक है याद रहेगा, 2 महीने बाद उठा के देख रहे हो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ये 2 महीने बाद उठा के देखा गया। इसको रोज के 15 मिनट, इसको क्या करना है, रोज के 15 मिनट 20 क्लास में जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे। उसके बाद अगर जिस दिन होमवर्क होता है उस दिन आप होमवर्क सॉल्व कर लीजिए, जिस दिन होमवर्क नहीं होता है उस दिन जितना थ्योरी पढ़ाया है वो क्या करें, रिवाइज करें घर पे जाके। मैं क्लास में मल्टीपल टाइम रिवाइज कराऊंगा, हर दिन रिवाइज कराऊंगा, बट आप अपना एफर्ट्स भी देते रहिएगा। 298 सेक्शंस है दोस्तों, 298 सेक्शंस है, और जहां सेक्शंस होते हैं वहां उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट जब भी पढ़ रहे हो तो प्रोविजोस पढ़ने पड़ेंगे। प्रोविजोस, प्रोविजोस को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब आप इनकम टैक्स एक्ट उठाएंगे तो इनकम टैक्स को 298 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शंस के साथ एक्सेप्शंस भी आते हैं। प्लस दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में शेड्यूल्स भी है। शेड्यूल्स बोल दो, जो जैसे ही फॉलो करते हैं लैंग्वेज, शेड्यूल्स बोल दो, शेड्यूल्स बोल दो। एंड दोस्तों ज्यादा शेड्यूल्स नहीं है इनकम टैक्स में, ओनली 14 शेड्यूल्स। कोई मुझे बताएगा कि देखो सेक्शन तो क्या होते हैं कि पूरा लॉ एक साथ नहीं लिख सकते थे, तो उसको पार्ट्स में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा तो उसके लिए क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। शेड्यूल्स क्यों होते हैं, किसी भी एक्ट में शेड्यूल्स क्यों होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज का क्या करना हो, फॉर्मेट बताना हो तो शेड्यूल्स होते हैं। या फिर मैं बताऊं कोई आइटम्स की लिस्टिंग करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल असेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी है, एसी है, बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरीज है, अदर्स, मोटर कार है, इन पे किस रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, सबकी लिस्ट बनानी है कि भैया इस असेट पे इस रेट से डेप्रिसिएशन, इस असेट पे इस रेट से डेप्रिसिएशन, इस असेट पे इस रेट से डेप्रिसिएशन। तो भैया लिस्टिंग का काम जो होता है वो सब कहां किया जाता है, शेड्यूल्स में किया जाता है। अरे आप लोगों ने कभी जीवन में ऐसा पढ़ा है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 करके, हाँ, जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट। तो वो देखो उसमें क्या होता है, लिस्ट में क्या होता है कि कौन सा टैक्स कौन लगाएगा, कौन सा लॉ कौन बनाएगा। तो जहां पे भी लिस्टिंग करनी होती है बेसिकली लॉ में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शेड्यूल्स वगैरह का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो इनकम टैक्स को पढ़ना है तो ये सारी चीजें देखनी है। इनकम टैक्स जो 298 सेक्शंस का है ना, 298 सेक्शंस का इनकम टैक्स वालों ने, मतलब बेयर एक्ट ने, इनकम टैक्स के बेयर एक्ट ने इन 298 सेक्शंस को, इन 298 सेक्शन को 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। एक सेकंड चार्ज कर लेता हूं। इसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, वो जो 298 सेक्शंस है ना, इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। नाउ व्हाट आर चैप्टर्स? सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्शन विल कम अंडर पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे चैप्टर नंबर 1, तो सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब कहां आ जाएंगे आपके से चैप्टर नंबर 1 के अंदर। रिमेनिंग सेक्शंस कहां जाएंगे आपके दूसरे चैप्टर्स में। तो आपको ग्रुपिंग करनी है सेक्शंस की, तो वो कहां की जाती है, चैप्टर्स में। तो सबसे पहले क्या होते हैं, चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं, सेक्शंस। सेक्शंस के साथ क्या होते हैं, सब सेक्शन। ठीक है, सब सेक्शन के बाद क्या होते हैं, क्लॉज, और क्लॉज के बाद क्या होते हैं, सब क्लॉज। तो देखो सबसे ऊपर क्या आ गया आपका, चैप्टर। चैप्टर के अंदर क्या आ गए, सेक्शन। सेक्शन के अंदर क्या आ गए, सब सेक्शन। सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर क्लॉज, और क्लॉज के अंदर सब क्लॉज। तो उसके बाद भी कुछ होता है आइटम, फिर सब आइटम, ऐसा लॉ का सिस्टम चलता है। फिर साथ में क्या आ गए, प्रोविजोस। अच्छा एक होता है एक्सप्लेनेशंस। एनीवन इन क्लास, व्हाट आर एक्सप्लेनेशंस?
डिटेल डिस्क्रिप्शन बोला, और इनने बोला क्लैरिफिकेशन। यस बच्चों, अगर सेक्शन की कुछ टर्म्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो वो अपने सेक्शन के नीचे ही उसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन, जहां पर आपको ज्यादा क्या मिलेगा, क्लैरिफिकेशंस वगैरह मिलते हैं। तो आई एम रिपीटिंग, सबसे ऊपर क्या आएगा दोस्तों, सबसे ऊपर क्या आएगा, चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर क्या आएंगे, सेक्शन, यानी ग्रुप ऑफ सेक्शंस को कहां डाल देते हैं, चैप्टर्स के अंदर। सेक्शन के पार्ट को क्या कहते हैं, सब सेक्शन। सब सेक्शन के पार्ट को क्या कहते हैं, क्लॉस। क्लॉस, और फिर क्या आते हैं, सब क्लॉस, फिर आते हैं आइटम और सब आइटम्स। दिस इज व्हाट द सीक्वेंस। एंड इधर से एक्सप्लेनेशंस और प्रोविजोस, और साथ में क्या आते हैं, शेड्यूल्स। फिर जब आप इनकम टैक्स की दुनिया में हैं, तो आप इनकम टैक्स की दुनिया में हैं, तो दोस्तों आपका पाला पड़ेगा इनकम टैक्स रूल से। इनकम टैक्स रूल्स, अच्छा ये पहले मैं बता देता हूं, ये जो है 298 सेक्शंस को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 23 चैप्टर्स। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितने रीजन में डिवाइड किया है, 18 रीजन्स में। और एक रीजन और होता है, वो मैंने बोला था 18+1 करके। 18+1 करके बच्चों इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात आती है। उसमें किसकी बात आती है, इंटरनेशनल लेवल पे टैक्सेशन। जैसे क्रिसगेल हमारे वहां के नॉन रेसिडेंट्स हमारे वहां के क्या करते हैं, अर्न करते हैं, तो उनका टैक्सेशन कैसे होगा, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, वो 19th नंबर का डिपार्टमेंट है। इंडिया का डोमेस्टिक का देखने के लिए इनके पास कितना है, 18 रीजन से 23 चैप्टर्स है। नाउ अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रूल्स। पता है, इन जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, उसको कहते हैं इनकम टैक्स लॉस। इनकम टैक्स लॉस कहते हैं। इनकम टैक्स लॉस में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ इनकम टैक्स लॉ में नेक्स्ट चीज आती है इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962 करके आता है। नाउ व्हाट आर रूल्स, व्हाट आर रूल्स? ओके, आप जो जो बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा सब कुछ क्या है, सही है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कहा आप सब लोगों ने, और इधर से कुछ कह सकते हैं। वाई इफ देयर इज एक्ट, वाई डू वी हैव रूल्स? एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं ये कहना चाहता था। एक्ट में लिखा होता है क्या करना है, और रूल्स में लिखा होता है कैसे करना है। दैट इज व्हाट द रूल्स आर। हाउ टू डू, हाउ टू डू कहां लिखा होता है, वो कहां आते हैं, रूल्स के अंदर। व्हाट टू डू कहां लिखा होता है, एक्ट में। सी, एक्ट में लिखा है इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। इनकम टैक्स का रिटर्न कौन से फॉर्म में भरना है, कैसे भरना है, फॉर्म्स में जो डिटेल होगी उस डिटेल में क्या क्या फिल करना है, वो कहां आएगा आपका, रूल्स में। रूल्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो उसने बहुत ही सही वर्ड बोला, क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है इज व्हाट, एक्ट, और कैसे करना है इज व्हाट, रूल्स। रूल्स में एक और एक तरीके, क्या होता है, एक्ट में सब कुछ नहीं डाली जा सकती। एक्ट में सब कुछ पुट नहीं गया, एक्ट में सब कुछ डाल देंगे तो एक्ट क्या बन जाएगा, बहुत बल्कि बन जाएगा। तो भाई हम क्या करते हैं, उसके लिए रूल्स फ्रेम करते हैं। सब कुछ एक्ट में नहीं डालते हुए कुछ पार्ट हम कहां डाल देते हैं, रूल्स के अंदर। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, देखो छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन होगा ना, तो सेक्शन के नीचे ही क्या मिल जाएगा आपको, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बेयर एक्ट के अंदर ही क्या मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन। लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो एक्ट को बल्कि बनाने से अच्छा है कहां डाल दो, रूल्स में डाल दो। इनकम टैक्स रूल्स 1962 दोस्तों, आपको इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी पढ़ने होंगे, सारे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको जरूर पढ़ाए जाएंगे। देन दोस्तों नेक्स्ट चीज जो आपको इनकम टैक्स लॉ में पढ़नी होती है, इनकम टैक्स लॉ में जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी होती है वो होती है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशंस, notifications, notifications, notification. Anyone tell me what are notifications?
यस एक अच्छा वर्ड दे दिया ने, रिमाइंडर्स है ना, आपने बोला रिमाइंडर्स मतलब ऐसा थोड़ी जो पुराना है उसको रिमाइंड करने वाला नहीं, जो नया है उसको रिमाइंड करने वाला। मतलब लॉ में जब अमेंडमेंट्स आते हैं या फिर रूल्स में अमेंडमेंट आते हैं तो उसको क्या करा जाता है, नोटिफाई किया जाता है। दैट इज व्हाट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस आर फॉर द चेंजेस दैट ऑकर टू कम्युनिकेट द अपडेट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इनकम टैक्स में हमको नोटिफिकेशंस भी दोस्तों पढ़ने होंगे। आप सब लोगों का अटेम्प्ट आने वाला है सितंबर के अंदर, तो सितंबर से 6 महीने पहले तक के, आई थिंक फरवरी तक के जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, है ना, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एग्जाम सितंबर में स्टार्टिंग में ही होगी ऑलमोस्ट। तो और फरवरी तक के, आई शुड रादर से फरवरी तक के आपको नोटिफिकेशंस पढ़ने होंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, उसके अलावा मैं क्या करूंगा कि जो अब अमेंडमेंट्स आते रहते हैं वो अमेंडमेंट्स हम एक अलग से, जब हमारी क्लास से फॉर एग्जांपल 4-4.5 महीने में जब कंप्लीट होगी हमारी क्लास, तो उसके लास्ट में मैं आपको जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे वो आपको कराकर भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशंस यस फॉर अमेंडमेंट्स होते हैं, ये अमेंडमेंट्स के लिए होते हैं। और रूल्स बताते हैं हाउ टू डू, प्रोसीजर्स, डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस, और एक्ट बेसिकली व्हाट टू डू करके होता है। नोटिफिकेशंस के बाद दोस्तों आते हैं सर्कुलर्स। नोटिफिकेशंस के बाद क्या आते हैं दोस्त, सर्कुलर आते हैं। कोई बताएगा सर्कुलर क्या होते हैं? तो फिर वो नोटिफिकेशन है। हाँ हाँ हाँ, आपने भी बोला, आप सब लोग सही, कुछ बातें क्या कह रहे हो सही कह रहे हो, है ना। बट एक मुझे कोई सर्कुलर को डिटेल में भी जाके बताना नहीं है, मुझे तो मेरे इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको सर्कुलर क्या है। हाँ, मुस्कान ने बोला सर्कुलर्स इंटरनल लोगों के लिए होते हैं। देखो नोटिफिकेशन किसके लिए होते हैं, पूरी दुनिया के लिए। सर्कुलर्स किसके लिए होते हैं, इंटरनल लोगों के लिए। सीबीटी सर्कुलर अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए क्या करता है, इशू करता है। जैसे उनने क्या कहा कि सर थोड़े समय के लिए, आपने या कुछ कहा कि छोटा मोटा कुछ चेंजेस बताना हो, वो जैसे फॉर एग्जांपल केरला में बहुत बारिश हुई, तो अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई है। अब यार वहां के लोगों के लिए एक सर्कुलर लेकर आ गए कि वहां के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बोल दिया कि अगर 10 अगस्त तक भी आते हैं लोग तो आप उनका इनकम टैक्स का रिटर्न क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो इसका मतलब ये किसको एक तरीके से नोटिफाई किया इन्हें, अपने ऑफिसर्स को। तो ये जो सर्कुलर्स होते हैं, काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस होते हैं जो किसके लिए होते हैं, ऑफिसर्स के लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। बहुत बार ऑफिसर्स को क्लेरिफाई कर दिया जाता है। क्या होता है, अलग अलग ऑफिसर्स है, हर एक की थिंकिंग क्या हो सकती है, लॉ को इंटरप्रीट करने की अलग अलग हो सकती है। तो भाई ऑफिसर्स ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इनकम टैक्स के ऑफिसर इंदौर में कुछ और डिसीजन ले रहे हैं और वो मुंबई वाले जो ऑफिसर से कुछ और डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग समझ पा रहे हैं। तो भाई साहब अपने ऑफिसर्स को क्लेरिफाई कर दिया कि भाइयों ये पूरे डिपार्टमेंट में आपको ये फॉलो करना है, ये चीज फॉलो करनी है। इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए होता है। किसी व्यक्ति का घर इंदौर के ऐसे एरिया में है जहां पर एकदम बॉर्डर लाइन पे है कि यार इनकम टैक्स ऑफिसर्स का एरिया होता है, ऑफिसर्स का ये असेसिंग ऑफिसर्स के क्या होते हैं, एरिया। अब आपका घर ऐसे एरिया में है जहां पर एक ऑफिसर बोलता है ये तो मेरे अंडर आएगा, और दूसरा ऑफिसर बोलता है इसका असेसमेंट तो मैं करूंगा क्योंकि ये मेरे अंडर आएगा। अब दोनों ऑफिसर लड़ रहे हैं असेसमेंट करने के लिए, तो भाई सीबीडीटी क्या इशू करेगी, सर्कुलर। इस वाले एरिया को इस ऑफिसर के अंडर क्या किया जाएगा, कंसिडर करना है। इसलिए इंटरनल कम्युनिकेशन। लेकिन सुनो, अच्छा नोटिफिकेशन की बात किसको माननी पड़ती है, नोटिफिकेशन की बात किसको माननी पड़ती है, आपको, मेको की सबको, और इनकम टैक्स ऑफिसर को ही माननी पड़ेगी क्या, हाँ। लेकिन सर्कुलर की बात आपको मानने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर की बात सिर्फ किसके लिए होती है, ऑफिसर्स। लेकिन सर्कुलर में कोई अपने फायदे की चीज लिखी है ना, तो अपन उसको फॉलो कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, सर्कुलर में कभी अपने फायदे की चीज लिखी है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो
कर सकते हैं। सर्कुलर्स आर ओनली फॉर द डिपार्टमेंट एंड इंटरनल कम्युनिकेशन, बट आप चाहो तो वो सर्कुलर को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ऑप्शन है आपके ऊपर पास। ठीक है सर। इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट, फिर साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल्स, फिर साथ में क्या करना पड़ेगा आपको, नोटिफिकेशन, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, सर्कुलर्स। फिर दोस्तों इतने लड़ाई झगड़े होते ना, इतने लड़ाई झगड़े होते ना कि भाई साहब उसका कोर्ट जजमेंट देता है तो साथ में क्या होते हैं, केस लॉस। आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, केस लॉस भी पढ़ने पड़ेंगे, इंटर लेवल पर कुछ ही पढ़ने पड़ेंगे, फाइनल लेवल पर कुछ ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ज्यादा केस लॉस नहीं है अभी तक, अगर आप देखो तो मैं आपको बताऊं इनकम टैक्स में अभी तक 6-7 लाख नोटिफिकेशंस है और केस लॉ भी ज्यादा नहीं है, मतलब केस लॉ तो 12-13 लाख ही है। आज तक की हिस्ट्री में इनकम टैक्स के कितने केस लॉ है, 12 लाख से 13 लाख केस लॉ। अब सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इंटर लेवल पर पढ़ना है और फाइनल लेवल पे थोड़े ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज्यादा क्या होंगे, लेटेस्ट होंगे, जो नए केस लॉस आए होंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो बहुत बार तो क्या होता है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि केस लॉ सेक्शन में ही मैं आपको लिखा देता हूं, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो सेक्शन ने बात कही है कि वो क्या है, केस लॉ का जजमेंट है। उसका रीजन ये है कि वो इतने फेमस हो चुके हैं कि वो सेक्शन का ही क्या बन चुके हैं, पार्ट बन चुके। तो जो ऐसे केस लॉ आपको पता ही नहीं चलेगा, बट हम वो सेक्शन के साथ क्या कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे। एग्जाम में आपको नाम वाम कोट करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, इंटर लेवल पर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो केस लॉ हो गया दोस्तों, इतना आपका इनकम टैक्स लॉ है। लेकिन एक चीज और है, एक अनोखी चीज है इनकम टैक्स एक्ट में, कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा ये तो दे रखा है, लेकिन किस रेट से लगेगा ये नहीं दे रखा है। मतलब किस इनकम पे टैक्स लगेगा वो कहां दे रखा है, इनकम टैक्स में, लेकिन किस रेट से लगेगा जनरली नहीं दे रखा होता है। तो सर टैक्स रेट्स कहां से पता चलती है, बजट, बजट कहां से पता चलती है, बजट। एंड बजट को क्या कहते हैं मालूम है, फाइनेंस एक्ट। तो जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, फाइनेंस एक्ट। और वो फाइनेंस एक्ट एनुअल फाइनेंस एक्ट है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये 50 का सब्जेक्ट नहीं है, ये 100 का है। और जब आप 100 का बोलोगे फाइनल में तो 100 का नहीं है, वो 300 का है। इतनी औकात है उसकी, एक ग्रुप है। मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि इनकम टैक्स इज अ ग्रुप। ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत बहुत अच्छे से हर चीज को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। आपके जो 700-800 पेज का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को मैं लगभग 300 पेज में आपकी कॉपी में कवर कराऊंगा। 300 पेज में क्वेश्चंस भी होंगे एंड समरी भी होगी, सब कुछ होगा, एकदम प्रॉपर चीज चलेगी। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। टू 298 सेक्शन में से पहला सेक्शन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 करके। सबसे फर्स्ट सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 का जो हेडिंग, हर सेक्शन की क्या होती है, हेडिंग होती है। उस हेडिंग को बोलते हैं मार्जिनल नोट। क्या कहते हैं, मार्जिनल नोट। तो सेक्शन नंबर 1 का जो नाम है, मतलब सेक्शन का क्या है, नाम है, नाम है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंस। बेटा मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी वीक है, मैं पहले से बता देता हूं। जहां ज्यादा मैं कंफ्यूज होता हूं स्पेलिंग में, मैं कर्सिव राइटिंग बढ़ा देता हूं उस एरिया में। तो आपको जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो जहां मैं ज्यादा कंफ्यूज होता हूं वहां ज्यादा कर्सिव लिख देता हूं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, टाइटल मतलब
इस एक्ट का टाइटल क्या रहेगा, इस एक्ट को किस नाम से पुकारा जाएगा, इस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा? तो भैया ये कहते हैं सेक्शन नंबर 1 की पहली लाइन, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका नाम क्या रहेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज। दोस्तों ये बहुत काम की बात है आपके लिए। अब बोलिए क्या काम की बात है? क्योंकि आप जब एग्जाम में नोट्स लिखोगे, कितने लोगों को सेक्शन याद रहते हैं? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो मैं ट्राई करूंगा कि याद रहे, बट अगर याद नहीं रहा तो फिर यही ऑप्शन रहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर था एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कहां कहां फैला हुआ है? तो पूरी दुनिया में फैला हुआ नहीं है भाई। इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इवन जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। आज तो अपन ने उसको यूटी बना लिया है, और जो उसका स्पेशल आर्टिकल था वो हमने हटा दिया है। हटाया होता या नहीं होता, हमारा इनकम टैक्स तो पहले से ही क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। हम उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी आर्मी वहां डिप्लॉयड रहती है। सरकार ने बोला इनकम टैक्स तो आपसे लिया जाएगा, पहले से ही लिया जा रहा है। जब से एक्ट है तब से ही क्या किया जा रहा है, उनसे इनकम टैक्स लिया जा रहा है। और कमेंसमेंट इनकम टैक्स भारत में कब से एप्लीकेबल हुआ था, कमेंस कब से हुआ था? ये एक्ट पास 1961 में हुआ था, लेकिन 1961 में टैक्स देने की जरूरत है। एक्ट 1961 में पास हुआ, टैक्स लगना चालू हुआ 1 अप्रैल 1962 से। तो इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। It became applicable from 1 April 1962। ठीक है सर, ये था आपका कौन सा सेक्शन नंबर 1 करके। अब सुनना सेक्शन नंबर 2 एंड 3। सेक्शन नंबर 2 आप कोई सा भी एक्ट उठा के देखो, कोई सा भी एक्ट उठा के देखो, आपको डेफिनेशन मिलेगी। सेक्शन 2 में क्या मिलेगी? डेफिनेशन। अब मैं एक एक करके ऐसी डेफिनेशन तो पा नहीं सकता, जब जो जरूरत पड़ेगी वो डेफिनेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन का है, और जो सेक्शन 3 है वो भी डेफिनेशन का है। तो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 दोनों किसके हैं? डेफिनेशन के हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी उसको अपन क्या करेंगे? रेफर करेंगे। तो यहां लिख देता हूं भाई मैं आप लोगों के लिए, सेक्शन नंबर 2 एंड 3 डेफिनेशन के हैं। जो 2 एंड 3 है वो किसके हैं? डेफिनेशन के हैं। नाउ आ जाते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 जिसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन, जिसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो सेक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसका रीजन क्या है पता है? चार्ज। कब इंडिया में इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा और कब नहीं होगा, मतलब आगे की सारी बातें इररिलेवेंट है अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल। आज मेरे ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, आप लोगों के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आप लोगों की इनकम नहीं। चार्जिंग सेक्शन 4 में कंडीशंस लिखी हुई है दोस्तों, कि अगर वो कंडीशन सारी कंडीशंस फुलफिल होगी, सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होगी, तो ही इंडिया में इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इंडिया में इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ इनकम होने से ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि किसी की इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है। किसान है, उसकी इनकम है, लेकिन उसकी इनकम तो क्या है? एग्जम्प्ट है। क्रिस गेल है, उसकी इनकम वेस्ट इंडीज से, इंडिया से नहीं है। इंडिया से होगी तो ही इनकम टैक्स क्या होगा? एप्लीकेबल होगा।
क्या कंडीशंस है, पहले पहले देख लो, आपको टाइम दूंगा लिखने का, पहले मैं सारी कंडीशन बोल देता हूं, ठीक है। इनकम टैक्स एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है मालूम है? पर्सन पे। सबसे पहले पर्सन होना चाहिए। इनकम टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पर्सन, आप भी पर्सन है, मैं भी पर्सन है, लेकिन आपके ऊपर नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर होना है। पर्सन की क्या होना चाहिए? इनकम। पर्सन की क्या होना चाहिए? इनकम। वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में। समझो, देखो क्या होता है, जैसे अभी साल सबको डिफाइन किया गया है, सारी चीजों की डेफिनेशन है, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जैसे अभी साल कौन सा चल रहा है बच्चों? 24-25 है ना, हम फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं। ये 24-25 चल रहा है, तो खत्म कहां होगा? 31 मार्च 25 पे। 31 मार्च 25 पे खत्म होगा। अब मुझे बताओ, मेरे को इनकम कब पता चलेगी? साल के एंड में। तो मैं टैक्स कब भरूंगा? अगले साल 25-26 में। तो बताओ 25-26 में 25-26 की इनकम पे टैक्स भरूंगा कि 24-25 की इनकम पे टैक्स भरूंगा? इसलिए एक्चुअली ना इनकम कहां होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर। क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करते हैं ना, वो कौन सी इनकम पे टैक्स पे करते हैं? प्रीवियस ईयर की। अभी इस साल भी लोग टैक्स पे कर रहे होंगे, लेकिन वो कौन सी इनकम पे कर रहे होंगे? जो उन्हें 23-24 में क्या की गई होगी? अर्न। व्हाट इज द मीनिंग? मैं अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको, बाकी हर एक वर्ड को अपन डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे। पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होती है, अंडरस्टैंड इन डिटेल। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम। फिर पर्सन की इनकम, जैसे आपकी इनकम बेटा चालू ही कहां से हुई मालूम है? 1 अप्रैल 25 से, मतलब अगले साल। तो आपको भी इस साल तो प्रीवियस ईयर में कोई इनकम थी नहीं, तो आपको 25-26 में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप 25-26 की इनकम पे टैक्स कब दोगे? 26-27 में। सो इनकम कहां होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। फिर इनने कहा है वो इनकम उस व्यक्ति के स्कोप में आनी चाहिए। इनकम शुड कम विद इन द स्कोप। इनकम शुड कम विद इन द स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, एक एग्जांपल देके बताता हूं। दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। क्रिस गेल साहब हमारे इंडिया में आईपीएल खेलने आया, उसकी इंडिया से क्या हुई इनकम? उसकी क्या वेस्ट इंडीज से इनकम नहीं होती होगी क्या? अरे होती होगी, वहां पे उसके धंधे होंगे, वहां रेस्टोरेंट होंगे, वहां भी क्रिकेट खेलता होगा, जो भी करता होगा, तो उसकी वहां पे भी इनकम होती है। एक बात बताओ, क्रिस गेल से उसकी सारी इनकम पे टैक्स लेंगे कि उसकी इंडियन इनकम पे टैक्स लेंगे? भाई ऐसे दूसरे लोगों पे सारी इनकम से टैक्स लेने लग जाएंगे तो हमारे देश में आने ही छोड़ देंगे, हमारे से ताल्लुक रखने ही क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। भाई इनकम टैक्स हम अपने देश पे लगाएंगे, अपने देश के लोगों पे लगाएंगे कि किसी भी देश के लोगों पे लगा सकते हैं? हाँ यार, दूसरे लोगों के ऊपर हम सारी इनकम पे टैक्स नहीं ले सकते। आप इस देश के रेसिडेंट हो, मैं इस देश का रेसिडेंट हूं, अपन सभी देश के, अपन कहीं पर भी बैठ के कमाए, मैं आपको बैठ के यहां पढ़ा रहा हूं, आपसे कमाऊं, या दुनिया में कहीं तो भी इंडिया में बैठ के दुनिया में पढ़ा हूं, वहां से कमाऊं, मैं रेसिडेंट हूं, मेरे से तो वो हर इनकम पे क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं। लेकिन नॉन रेसिडेंट से उन्हीं इनकम पे टैक्स ले सकते हैं जो उन्हें इंडिया से क्या करी है? अर्न की है। अभी अंबानी जी की शादी हुई थी, अंबानी जी के मतलब उनके बेटे की शादी हुई थी, तो वहां से जो उन्हें फॉरेन से किसको बुलाया? बहुत सारे लोग आए थे भाई, क्या नाम है वो, जस्टिन बीबर और अलग अलग लोग आए। तो जस्टिन बीबर इंडिया में आया, तो उसकी जस्टिन बीबर की पूरी दुनिया भर की इनकम पे टैक्स ले लेंगे क्या? उसकी इंडियन इनकम पे क्या लेंगे? टैक्स। विराट कोहली है, विराट कोहली इंडिया में खेले, वेस्ट इंडीज में खेले, इंग्लैंड में खेले, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी खेले, तो हमारे देश में रहता है ना, हमारे देश का, हम आपसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। तो किसी भी पर्सन को कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, वो डिपेंड करता है उसके स्कोप पे, और जो स्कोप है वो डिपेंड करता है किस पे? रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो हमें इसका स्कोप पता होना चाहिए। स्कोप पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे देश का रेसिडेंट है कि वो हमारे देश का नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए? पर्सन। पर्सन की क्या होना चाहिए? इनकम। वो इनकम कहां होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में। वो इनकम कहां आनी चाहिए? उसके स्कोप में। इनकम भी हो लेकिन आनी कहां चाहिए? स्कोप में। और दोस्तों वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जम्प्ट इनकम्स होती है, कुछ ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर सरकार क्या नहीं लेती है? टैक्स नहीं लेती। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर, आप हमारे देश में खेती करो, एग्रीकल्चर से इनकम कमाओ, आपको क्या नहीं देना है? टैक्स नहीं देना है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट। तो इनकम तो है लेकिन वो इनकम कौन सी है? एग्जम्प्ट। मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जम्प्ट
नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो बच्चों, बीकॉम में आप यूनिवर्सिटी टॉप किया, यू गॉट दी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आपको बताऊंगा आगे जाके क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। आपकी इनकम तो हुई, लेकिन वो क्या होती है, एग्जम्प्ट। जब एग्जम्प्ट तो आपको क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। तो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पर्सन भी हो, पर्सन की इनकम भी हो, वो इनकम प्रीवियस ईयर में हो, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, और वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्रिस्क्राइब्ड रेट से क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या लिया जाएगा, टैक्स। नोट इट डाउन फर्स्ट, इतना नोट करो। चार्जिंग सेक्शन, हाँ रिटायर हो गया बेटा 24-25 में, इनकम तो अर्न करके रिटायर हुआ है ना, तो जितनी उसने 24-25 में इनकम पे करी है उस पे अगले साल तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन अगले साल कुछ इनकम नहीं होगी तो उसके अगले साल टैक्स नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें पता चलेगी आपको। ऐसी सरकार कोई इनकम छोड़ रही है क्या, सारी इनकम पे टैक्स लेते हैं। लेकिन अब मैं आपका आंसर इतना आसानी से नहीं दे सकता हूं, क्योंकि क्या होता है, पेंशन का कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट होता है और कुछ पोर्शन क्या होता है, टैक्सेबल होता है। सो विल डिस्कस इट, आएगा जब हम सैलरी पढ़ेंगे ना, सैलरी वाला चैप्टर, तो लोगों को पेंशन मिलती है तो कैसे टैक्स होता है वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का पहला चैप्टर ही, पहला या दूसरा चैप्टर ही वही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को तो मर्ज करने वाले ना पुरानी बैच से, आई थिंक ना मर्जिंग होगी, मेरे को ऐसा लगता है मर्जिंग होगी। तो मर्जिंग होगी तो वो वहां पर सैलरी चल रहा है, मैंने उनका सैलरी स्टॉप ही किया है कि सर अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर क्या होगा। यार ऑब्वियस सी बात है, इंसॉल्वेंट हो जाए तो जिसकी जितनी असेट्स है उससे जितनी रिकवरी हो सकती वही होगी, जो गया तो गया, इंसॉल्वेंट हो जाए तो अलग बात है। अगर कोई इंसान इनकम अर्न करके मर गया ना तो भी सरकार टैक्स लेगी। तो ऐसे कैसे लेगी टैक्स, वो तो मर गया, तो कोई तो उसका वारिस होगा ना जिसके पास में वो असेट्स कही होगी, तो उससे क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। बेटा इनकम टैक्स बहुत खतरनाक है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। और ये जो एग्जम्पशंस भी लिखी है ना, तो कुछ कुछ एग्जम्पशन तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने की है, वो आपको धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब समझो इधर, पर्सन क्या होता है, पर्सन क्या होता है ये डिफाइंड है। पर्सन क्या होता है, किसको पर्सन कहते हैं, क्या नेचुरल पर्सन पर्सन होता है, क्या आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन होता है, क्या पार्टनरशिप फर्म का पर्सन होती है, क्या एचयूएफ को भी टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना। तो भाई साहब पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। पर्सन की डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज। अब आप बोलोगे सर आप तो बोलते कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन, सुनना सुनना सुनना, सब सेक्शन कब बोलते पता है बच्चों, जब जो सबसेक्शन का पोर्शन अपने मेन सेक्शन से रेफरेंस ले तो उसे क्या कहते हैं, सबसेक्शन कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन वाले सेक्शन में हर डेफिनेशन अपने आप में क्या है, अलग है, उसका मेन सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जनरली डेफिनेशन वाले सेक्शन में मैं सबसेक्शन नहीं कहूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, क्लॉज। मैं क्या कहूंगा उसको, क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर सर इनकम किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम। इनकम को डिफाइन किया गया है दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर, सॉरी हाँ इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। पर्सन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। सर प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर का लॉजिक क्या है, रूल क्या है, कैसे टैक्सेशन होता है। मैंने कहा था इनकम टैक्स में दो डेफिनेशन के सेक्शन है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर को कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 3 के अंदर। सर स्कोप क्या होता है, स्कोप किसे कहते हैं, स्कोप को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 5 के अंदर, सेक्शन नंबर 5 के अंदर। व्हाट इज द स्कोप। फिर मैंने कहा ना बच्चों कि स्कोप किस पे डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस, किसको रेसिडेंट कहते हैं, किसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं, वो सेक्शन 6 में। लेकिन अभी कहां, अभी तो जब पढ़ाऊंगा तब वो, जब हम 5 चालू करेंगे तो 5 के अंदर हम आगे जब पढ़ेंगे तो 6, 7, 8, 9 करके वहां से क्या बढ़ेंगे आगे। एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम
कौन कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, कौन कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है दोस्तों? तो एग्जम्प्ट इनकम कहां दे रखी पता है? सेक्शन नंबर 10 के अंदर, सेक्शन 10 to 13, सेक्शन 10 से लेके 13 तक आपको क्या मिलेगी? एग्जम्प्ट इनकम। सबने सुना होगा कि जो ट्रस्ट वगैरह होती है उनकी इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। सो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 10 to 13। अच्छी बात यह है कि कुछ एग्जम्प्ट इनकम ही हमें यहां पढ़नी होती है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द एग्जम्प्ट इनकम जो स्पेशल, जो जैसे कॉलेजेस की कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की या हॉस्पिटल की या कोई ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट होती है, वो सब आपको कहां पढ़ाया जाता है? सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है। दोस्तों प्रिस्क्राइब रेट से क्या लेंगे? टैक्स। प्रिस्क्राइब रेट से क्या लेंगे? टैक्स। टैक्स रेट कहां गिवन है? हाँ सुनो ना, अब ऐसा नहीं है। रेट दो टाइप के होते हैं। रेट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। रेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट मतलब स्पेशल रेट। जो इनकम स्पेशल रेट से क्या होती है? टैक्सेबल होती है, उसको क्या कहते हैं? स्पेशल रेट से टैक्स होने वाली इनकम। तो सर स्पेशल रेट क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है, कुछ भी हो सकता है। हमें एफआईआईस को इंडिया में अट्रैक्ट करना है तो भाई हम उनके लिए टैक्स रेट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जो जुआ सट्टा खेलता है उसको हमें लूटना है, भाई तो क्रिप्टो में काम कर रहा है, हम नहीं चाहते तो क्रिप्टो में काम कर, हम नहीं चाहते तो गोवा में जाके कसिनो में काम कर, तो भैया तेरी इनकम पे हम नॉर्मल लोगों से 20% टैक्स लेते, फिर से हम 30% लेंगे। तो स्पेशल रेट कैन बी मोर देन दी नॉर्मल रेट और कैन बी लेस देन दी नॉर्मल रेट, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सुनना, जो ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम होती है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। ये इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। स्पेशल रेट ऑफ इनकम कहां गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। और जो नॉर्मल रेट होती है ना, नॉर्मल मतलब मैक्सिमम इनकम नॉर्मल रेट से ही क्या होती है? टैक्स। नॉर्मल रेट से टैक्स करने की दो तरीके होते हैं, दो स्कीम होती है। दो क्या होती है? स्कीम। दो स्कीम बनाई है सरकार ने। एक स्कीम को ये कहते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और एक को क्या कहते हैं? ऑप्शनल टैक्स रेजिम। हाँ मैं बताऊंगा ना बेटा, सारी चीजें बताऊंगा। फिर स्पेशल रेट में कौन कौन सी इनकम आती है, तो भाई उसके लिए सेक्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। सेक्शन 112, सेक्शन 112A, सेक्शन 111, सेक्शन 111A, सेक्शन 115 बीबी, बीबीजे, बीबीई, ऐसे बहुत सारे सेक्शन। लेकिन अभी आज नहीं डिस्कस कर सकता ना, फर्स्ट डे अपन एक एक को छीलेंगे। एक एक चीज को अपन को क्या करना है? छीलना है। 231 को छीलना है, 224 को छीलना है, सेक्शन 3 को छीलना है, 5, 10 से लेके जो एग्जाम्प्ट इनकम होती है। लेकिन समय आने पे सुनो ना, प्रिस्क्राइब रेट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो कौन सी? नॉर्मल रेट, और एक क्या होती है? स्पेशल रेट। स्पेशल रेट हमेशा आप कोई सी भी इनकम हमेशा मतलब जो स्पेशल रेट वाली इनकम है वो हमेशा स्पेशल रेट से ही क्या होगी? टैक्स। जो नॉर्मल इनकम है मतलब मेजोरिटी ऑफ द इनकम सा नॉर्मल इनकम, वो दो तरीके से टैक्स हो सकती है। आपका ऑप्शन है, आप चाहो तो डीटीआर चूज कर लो यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज कर लो, आप चाहो तो ऑप्शनल। सर दोनों में क्या फर्क है? हमको क्या पता, आपको पता चलेगा जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे। डीटीआर के टैक्स रेट्स कम है, डीटीआर के टैक्स रेट्स कम है, ओटीआर के टैक्स रेट्स ज्यादा है। लेकिन डीटीआर में कुछ ऐसे फायदे हैं जो ओटीआर में दिए जाते थे वो नहीं दिए जाते, और ओटीआर के अंदर टैक्स रेट तो ज्यादा है लेकिन कुछ फायदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, कोई इंसान ज्यादा रेट से टैक्स देगा ओटीआर के अंदर, लेकिन मैं बोलूं कि उसका डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा है, तो डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा रहेगा तो उसका प्रॉफिट क्या आएगा? कम। तो भले ही टैक्स रेट ज्यादा हो तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो सकता है, उसका टैक्स क्या बन सकता है? कम। तो हर एक स्कीम के अपने फायदे हैं, नुकसान है, जो डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम आपको चूज करनी है। बट अगर मैं ऐसा मानता हूं कि कोई व्यक्ति डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज करता है तो इसके टैक्स रेट्स कहां गिवन है? इसके टैक्स रेट्स गिवन है सेक्शन
115 BAC किसमें गिवन है? सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहां पर गिवन है? 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960। तो सर आपने यहां तो सेक्शन लिख दिया, वो स्पेशल रेट में तो लिखा ही नहीं आपने, क्योंकि एक सेक्शन नहीं है वहां पे। वहां 112, 111A, 112A, 115, 115 BB, 115 BBJ, BB करके ऐसे काफी सारे सेक्शंस हैं, तो वो सारे सेक्शंस अभी लिखाना पॉसिबल नहीं थे। और ऑप्शनल टैक्स रेजिम के जो टैक्स रेट्स होते हैं ना, ये आते हैं बजट से। ये कहां से आते हैं? बजट से। एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, तो सर वो एनुअल फाइनेंस एक्ट का कोई तो सेक्शन होगा? नहीं, सेक्शन नहीं है। एनुअल फाइनेंस एक्ट का कोई सेक्शन नहीं है। एनुअल फाइनेंस एक्ट का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल वन, तो एनुअल फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में आपको क्या मिलती है? OTR की टैक्स रेट मिलती है। वन ऑफ एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, 2 मिनट दोस्तों। ये जो है ना, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। आपको चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है? क्या हुआ? हाँ बस 2 मिनट, ठीक है। तो इधर देखिए ना, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 कौन सा सेक्शन है एवरीवन? सेक्शन नंबर 4 में चार्जिंग सेक्शन। क्या क्या कंडीशन है? पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम के स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे? टैक्स। पर्सन को डिफाइन कहां किया गया है? 2 क्लॉज 31 के अंदर। इनकम को कहां डिफाइन किया है? 2 क्लॉज 24 के अंदर। प्रीवियस ईयर को कहां डिफाइन किया है? सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। इसके बाद स्कोप को कहां डिफाइन किया है? सेक्शन 5 के अंदर। एग्जम्प्ट इनकम कहां आती है? 10 से लेके 13 में। प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लेंगे। टैक्स रेट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट। स्पेशल रेट कहां मिलेंगे? इनकम टैक्स। नॉर्मल रेट की 2 स्कीम होती है, OTR, DTR। DTR कहां मिलेगी? इनकम टैक्स 115 BAC। और नॉर्मल रेट्स आपका OTR जो है बजट में, बजट के शेड्यूल 1 में, ठीक है। कल इसको आगे पढ़ना, कल पर्सन पे चालू करेंगे, है ना। कल पर्सन से क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। जो मैंने आपको कहा था याद रखने का तरीका, तो आप ये देखोगे ना, ये लिख रहे हैं और आखिरी में जो किया वो माइंड से रिवाइज कर रहे हैं, और ऐसा मल्टीपल टाइम होगा। मैं आपको यही कह रहा हूं, ये आप खुद ही आप एक पॉइंट बोलोगे और उसके जो कंटेंट्स आप खुद बोलना स्टार्ट कर दोगे। मल्टीपल टाइम विल रिवाइज इट, डोंट वरी। यस, बाय बाय। ओके, ऑनलाइन कोई डाउट वाउट तो नहीं? आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।